सामने आ गए हैं। उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है कि पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो पहले से बेहतर हो गए हैं। करंट अकाउंट लेकिन उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है, लेकिन खुरम भाई उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है कि जहाँ से आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स आप दोनों ने की, आपकी दो गवर्नमेंट से किए थे, उसके ऊपर से आके सगे भाई को छुरियां मार रहे हैं 10-10 हज़ार के बिल के ऊपर, लोग अपने जेवर बेचने पे आ गए हैं। ये भी उस क्राइसिस का हिस्सा है। 10-10 हज़ार के बिल पर कत्ल की कहानी जरूर सुनाएं, लेकिन फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 11% बढ़ोतरी की कहानी भी सुनाएं। फिर ये भी बताएं, फैक्ट्स कहानी नहीं है, फैक्ट्स खुरम साहब इकोनॉमिक्स इज पर्सनल। देखें, आपका ख्याल ये है कि जो बंदा अपने बिल नहीं दे पा रहा, जो बंदा फीसें नहीं दे पा रहा, उसको इसमें इंटरेस्ट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कितने % इंपोर्ट बढ़ी है, कि कमी हुई कितने बस बढ़ी है। इशू ये है, बड़ा सिंपल, मुझे याद है रोनाल्ड रेगन का इलेक्शन था, सुन ले रोनाल्ड रेगन का, मुझे समझा दे आपको आजकल क्या लग रहा है, पीटीआई कहाँ खड़ी हुई है? कल तक हमारा ख्याल था इनकी बड़ी क्लियर ये बाइनरी पोजीशन है, ये और इंस्टीट्यूशन आपस में लड़े हुए। अब वो कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन फॉल्स फ्लैग भी इंस्टीट्यूशन ने कराया। आप पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वाले बुरे हैं, लेकिन कहते हैं कि 18 मार्च को मुझे कत्ल किया जाना था, उसके मेरे पास सबूत भी हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। जरा मुझे ये बताएं कि आज पीटीआई आपको कहाँ खड़ी नजर आ रही है? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में नजर आ रही है? क्योंकि जब मैं हॉक्स के साथ बात करता हूँ, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के हों, चाहे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के हों, वो कहते हैं जी हमें तो लग रहा है बैकफुट पे है पीटीआई। आप लोग कैसे देख रहे हैं? जी, पीटीआई का एक ही फुट है और वो है फाशिज्म। वो जमहूरियत में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में इंटरेस्टेड नहीं है। वो जिन कंधों पर, एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर आए थे 2018 में, जब उनको कंधे मुयस्सर नहीं रहे तो वो नाराज हो गए और अब वो दोबारा अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं कि शायद हमें दोबारा वो कंधे मिल जाएं इक़्तिदार में आने के लिए। तो उनकी तो पॉलिसी एक ही है, जिस तरह उन्होंने अमेरिका के बारे में की, कि जब चाहते हैं कि वो समझते हैं कि जी अमेरिका को ब्लेम करना है तो एब्सोल्युटली नॉट, और क्या हम गुलाम हैं। और फिर वो अमेरिकी कांग्रेस जो 40,000 फलस्तीनियों के कत्ल की बराह रास्त सहूलतकार है, अगर वो पीटीआई के हक में करारदाद पेश करती है तो ये शादियाने बजाते हैं और उसकी तारीफें करते हैं। तो मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। वो जिस तरह भी हाथों में आएगा, जब उन्हें समझ आई है कि शायद अभी मज़ामत से काम नहीं बन रहा, तो मफामत की तरफ चले गए। दूसरा ये है कि जिस क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, उस क्राइसिस का एक हिस्सा ये भी है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 11% इजाफा हुआ है और 31.1 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। उस क्राइसिस का एक ये भी हिस्सा है कि पाकिस्तान की महंगाई जो है वो अपनी जगह पर आकर रुक गई है। 12.6% जून की जो नंबर्स हैं हमारे सामने आ गए हैं। उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है कि पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो पहले से बेहतर हो गए हैं। करंट अकाउंट, लेकिन उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है, लेकिन खुरम भाई उस क्राइसिस का ये भी हिस्सा है कि जहाँ से आईपीपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स आप दोनों ने की, आपकी दो गवर्नमेंट से किए थे, उसके ऊपर से आके सगे भाई को छुरियां मार रहे हैं 10-10 हज़ार के बिल के ऊपर, लोग अपने जेवर बेचने पे आ गए हैं। ये भी उस क्राइसिस का हिस्सा है। और मालिक साहब अगर एक चीज मैं ऐड कर दूं, जब आप, मेरी गुजारिश है कि जब आप 10-10 हज़ार के बिल पर कत्ल की कहानी जरूर सुनाएं, लेकिन फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 11% बढ़ोतरी की कहानी भी सुनाएं। फिर ये भी बताएं, फैक्ट्स कहानी नहीं है, फैक्ट्स। खुरम साहब इकोनॉमिक्स इज पर्सनल। देखें, आपका ख्याल ये है कि जो बंदा अपने बिल नहीं दे पा रहा, जो बंदा फीसें नहीं दे पा रहा, उसको इसमें इंटरेस्ट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कितने % इंपोर्ट बढ़ी है, कि कमी हुई कितने बस बढ़ी है। इशू ये है, बड़ा सिंपल, मुझे याद है रोनाल्ड रेगन का इलेक्शन था, सुन ले रोनाल्ड रेगन का कार्टर के खिलाफ इलेक्शन था, वो स्टडिंग देयर, उसने एक बड़ी मजेदार बात पूछी, सुन लीजिए। उन्हें एक बात पूछी, उन्होंने कहा आर यू बेटर ऑफ टुडे देन यू वर 5 years बैक? आज लोग पूछते हैं क्या आज मेरी जिंदगी बेहतर है कि आज से 2 साल पहले बेहतर थी? आज लोगों की बदतर है। ये छोड़ दें एक्सपोर्ट फिगर्स, क्या है, लोग आज इस वक्त अपने बिल्स नहीं दे पा रहे, लेकिन उस पर अलग चले जाएंगे। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि लगता ये है कि गवर्नमेंट के पास क्राइसिस नहीं, मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। बलोचिस्तान आपसे नहीं संभल रहा, केपी आपसे नहीं संभल रहा, ये सारी लॉ एंड ऑर्डर से नहीं समझ रहा। रोज जत्थे आ रहे हैं उन्हीं को जिनको आपके जोल करते रहे, यही पीटीए ये टीएलपी वाले। आज आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि सीजे साहब पे वो पड़ गए। हर बारी आप लोगों ने इनसे बड़े ठुक के मुआहदे किए, सब ने बारी बारी, और हमेशा बड़ा उनसे उसके बाद अपने आप को पैटिंग ऑन द बैक भी की।
पहली बात तो यह है कि 11 साल से जिस सूबे में केपी में जिनकी हुकूमत है उनसे जवाब लेना है कि दहशतगर्दी के बारे में उनका क्या हिकमत अमली है और उन्होंने क्यों 2021 में वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को आम माफी देकर वापस लाए, जिसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। टीएलपी के साथ तो हमने तो टीएलपी की गोलियां खाई। आज एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसकी है टीएलपी के सामने खड़े होने की? लेकिन हम सब ने उनका सामना किया। तो फिर बैन क्यों हटाया था उनसे? बैन करके हटाया क्यों था? वो भी आपने हटाया था, क्यों हटाया था फिर? जी बताइए, बैन किसने लगाया था? हमने तो नहीं लगाया था। पंजाब गवर्नमेंट ने बैन लगाया था भाईजान, क्या हो गया आपको? फिर राना सनाउल्लाह साहब की मीटिंग हुई, सब कुछ हो, फिर बैन भी खत्म हो गया। आपकी गवर्नमेंट ने बैन लगाया, आप लोगों ने हटाया। पंजाब हुकूमत किसी सियासी पार्टी को बैन नहीं कर सकती। ये वफाकी हुकूमत की बराह रास्त अथॉरिटी है और इसका रेफरेंस जो है उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने भेजा था और उसको खुद वापस ले लिया था। ये हमने वापस नहीं लिया था। मैं आपको दुरुस्त मैं भी आपको उसके फिगर्स निकाल देता हूँ। मैं निकाल दूँ। कारा साहब ने भी हमें कनेक्ट कर लिया। कारा साहब जरा मुझे नहीं, विल कम बैक टू दिस। कारा साहब ये मुझे बताइए कि पीटीआई की पॉलिटिक्स आजकल बड़ी कंफ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आ रही, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है और वो कहते हैं गवर्नमेंट वाले और आप लोग एलाइज जो हैं बड़े परेशान हैं कि कहीं इनकी और फौज की सुलह ना हो जाए। लेकिन आपको सुलह होती नजर आती है ये सारे मामला में? बिकॉज May 9th रेड लाइन है इंस्टीट्यूशन की भी। आज भी खान साहब ने ये कहा है कि May 9th बेसिकली फॉल्स फ्लैग का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन उनसे पूछा गया कि एहतजाज पुरअमन क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं हुआ कि इनका पहले से ये प्लान था। और उन्होंने ये भी कहा कि 18 मार्च को मुझे कत्ल भी किया जाना था, उसके मेरे प्रूफ है। तो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। क्या पीटीआई फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ कर रही है या पोजीशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कर रही है जो लेटेस्ट मूव्स हो रही हैं? हमें अपने मौजूदा अहद में जो लम्हा मौजूद है इसमें हम खड़े हैं। इसको अगर एनालिसिस करना होगा तो आपको अपने माजी से सारे डांटे मिलते नजर आएंगे। ये कोई करंट, ये पिछले 6 महीने, ये पिछले 2 साल, ये पिछले 4 साल की ये सारी कमाई नहीं है। हाँ, इसमें इन 4 सालों या 5 सालों या 6 सालों का भी या 2 सालों का भी बड़ा रोल है। लेकिन इससे पीछे भी हम चलते चले जाएंगे तो ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स थे और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट रहे हैं, उसके नतीजे में आज हम एक जिस तरह एक कंफ्यूज रियासत के तौर पे, अगर मैं फेल ना भी कहूँ तो एक कंफ्यूज रियासत के तौर पे है और दुनिया हमें एक कंफ्यूज एटमी कुव्वत कह रही है। ये बड़ा खौफनाक हमारे ऊपर एक इल्जाम है। और हम पाकिस्तान के अंदर कंफ्यूज ये है कि सियासी कुव्वतों ने क्या करना है, सियासी जमातों ने क्या करना है, फौज ने क्या करना है, एजेंसीज ने क्या करना है। हमारे यहाँ पावर स्ट्रक्चर किसी असूल के तहत नहीं चला और किसी गवर्नमेंट में भी नहीं चला। मैं नहीं समझता कि मैं एलर्ज करूँ सारी जमातों को तो बड़ा काम कर लूंगा। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, होता कुछ नहीं है। सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में इक़्तिदार की खींचातानी का आलम ये रहा कि कुछ इक़्तिदार एस्टेब्लिशमेंट के पास चला गया, कुछ थोड़ा बहुत सियासतदानों के पास रह गया, कुछ अदलिया ने अपने पास खींच लिया है। आप भी चौथा पिलर ऑफ द स्टेट बन गए हैं। जो वकला हैं वो अपने आप को पावरफुल समझते हैं। इस मुल्क के उलमा वो अपने आप को अकाउंटेबल समझते ही नहीं है। सो इस मुल्क का या तो इक़्तिदार जो है वो एवेपोरेट हुआ पड़ा है, कंफ्यूज्ड है, और अगर है भी तो खींचातानी के नतीजे में मुख्तलिफ जगहों पे डिवाइडेड है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग किसकी तरफ देखें।